आज यूनिट 4 का स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। टॉपिक है प्रोफेशनल बिहेवियर इन हेल्थ केयर सेटिंग। इसका मतलब ये हो गया कि हेल्थ केयर सेटिंग में मतलब कि चाहे वो पैरामेडिकल वाले हों, चाहे मेडिकल के स्टूडेंट हों, ठीक है, सबके लिए लागू होती है बातें। केवल एमएलटी के लिए अलग से नहीं बना हुआ है, एमएलटी के लिए अलग से नहीं बना हुआ है, ये सबके लिए। हेल्थ केयर में सब लोग आते हैं, ठीक है। मतलब हमें कैसे बर्ताव करना है, पर्सनल बिहेवियर, प्रोफेशनल बिहेवियर, ठीक है। प्रोफेशनल तरीके से कैसे काम करना है हमें, चाहे वो एमएलटी हो, चाहे कोई पैरामेडिकल का कोई भी स्टाफ हो, ठीक है, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो, चाहे नर्स हो, कोई भी हो, उसे हॉस्पिटल में या लैब में कैसे बिहेव करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट में यही सब चीजें आती हैं, ठीक है। ये भी बेसिक्स में ही आता है। इसमें लर्निंग टू मेंटेन अ रेस्टफुल एनवायरनमेंट। तो आज इस प्रोफेशनल बिहेवियर में जो एक टॉपिक ये हम लोग पकड़ रहे हैं, लर्निंग टू मेंटेन अ रेस्टफुल एनवायरनमेंट। रेस्टफुल एनवायरनमेंट का मतलब ये हो गया, पेशेंट हो, है ना, जो भी हमारा कंज्यूमर है, पेशेंट है, उसको रेस्ट एनवायरनमेंट आसपास का रेस्टफुल मिले, कंफर्टेबल रहे, ठीक है। आए तो उसकी कोई परेशानी ना हो। पेशेंट हमारे पास आ रहा है तो रिलैक्स होके आए और रिलैक्स होके जाए, उसे किसी तरह का डिस्कम्फर्ट ना महसूस हो। बेसिक कॉन्सेप्ट में यही सब चीजें आती हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब यही है तुम्हारा, देखो लिखा हुआ उसमें यूनिट 4 में उसमें देखो सिलेबस में यही चीज लिखा हुआ है। सिलेबस निकालो, देखो नहीं मिला, ठीक है। सिलेबस में भैया, सिलेबस में क्या लिखा हुआ है? यूनिट 4 में पहला टॉपिक क्या है? ठीक है, वही है। उसमें क्या पॉइंट लिखा हुआ है? ठीक, यही है ना टॉपिक। इसको समझ लो, यही चीज लिखना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। रेस्टफुल, इसके बारे में समझ लेते हैं। अ रेस्टफुल एनवायरनमेंट इज अ फंडामेंटल येट ऑफन ओवरलुक्ड एस्पेक्ट ऑफ पेशेंट केयर। तो इसमें हम लोग पेशेंट केयर की फंडामेंटल चीजें देखते हैं। इट इज मोर देन जस्ट फिजिकल। ट्रीटमेंट जब भी हो रहा है तो उसके आसपास का एनवायरनमेंट उसकी हीलिंग में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे वहां की फ्रेग्रेंस, ठीक है, आपने देखा होगा कि वो वहां पर जो सफाई वाला होता है स्प्रे करता है और लेमन फ्लेवर में पोछा नहीं लगाते हैं, तो वो सब क्यों करते हैं? ठीक, अगर केवल चाहे तो केवल फिनाइल, अगर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाओगे ठीक है, सरकारी अस्पताल में क्या होता है, फिनाइल की स्मेल आती है। और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, चरक में चले जाओ, अपोलो में चले जाओ, वहां फ्रेग्रेंस आती है। लोग क्यों सरकारी हॉस्पिटल में क्यों कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों? देख रेख के अलावा जो पीसफुल, जो रेस्टफुल और पीसफुल एनवायरनमेंट है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्यादा अच्छे से मिल जाता है। मैं ये कह रहा था सरकारी अस्पताल में भी होता है, लेकिन वहां फिनाइल की स्मेल आती है, तो वहां कोई लाइजॉल से पोछा तो लगाएगा नहीं, ठीक, वो मैं क्योंकि कॉस्टली पड़ेगा उनको। तो पेशेंट कंफर्टेबल कहाँ होता है, इसीलिए प्राइवेट हॉस्पिटल में कंफर्टेबल होता है, ठीक है। कॉस्टली तो रहता है लेकिन कंफर्टेबल होता है। तो अगर उसको, तो पेशेंट की हीलिंग में, लोग कहते नहीं कि पेशेंट जाता है सरकारी अस्पताल में ज्यादा बीमार हो जाता है, ठीक। पेशेंट यही कहता है कि मैं यहाँ
2 दिन और रुका तो और वो ठीक हो जाता, मतलब उसका इन्फेक्शन तो कंट्रोल कर लिया डॉक्टर ने, उसके बाद उसको सफोकेशन होने लगता है हॉस्पिटल में। अच्छा, जब तक अपना पेशेंट अपने होश में है, होश में नहीं है जब तक, तब तक तो ट्रीटमेंट करा रहा है वहाँ। कहाँ पे, गवर्नमेंट में कि प्राइवेट में? गवर्नमेंट में आदमी देखो पेशेंट, वैसे पेशेंट को ले जाते हैं जिसकी चांस कम रहती है, ठीक है, क्योंकि अगले को पता रहता है कि इसके चांसेस कम है, ठीक, चांसेस कम है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाएंगे वहां मरेगा, वहां कोई कैजुअलिटी होती तो पैसा भी ज्यादा चला जाएगा और पेशेंट चला भी जाएगा। गवर्नमेंट में रहता है कि बचना होगा बचेगा और पैसे भी कम खर्चा होंगे, तो अगर बच गया तो अच्छी बात है, लेकिन चांस तो उसके लगते नहीं है, इसीलिए सरकारी में ले आता है। या तो उसकी कोई मजबूरी हो, अगर वो मान लो फाइनेंशियली वीक है तो या तो वो ले जाएगा, या तो वो इंसान गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाएगा जिससे चांसेस कम लग रहे हैं कि इसमें 4, 5, 10 लाख खर्चा भी हो जाएगा और पेशेंट हमारा बचेगा भी नहीं, तो इसलिए वो लोग गवर्नमेंट में ले जाते हैं। 2 ही तो कारण है, या तो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, या तो उसको पता है कि इनका समय नजदीक है और वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में पर डे का बेड चार्ज वगैरह वो सब, वेंटिलेटर वो सब पड़ता रहेगा, उनको भी पता है, उनके रिश्तेदारों को भी पता है कि ये ज्यादा दिन के नहीं है, तो इसीलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोग एडमिट करा देते हैं और वहाँ गिनती गिनते हैं, है ना, कि टाइम पूरा हो जाए, कोई घर में ये ना कहे कि जो है अस्पताल नहीं ले गए। ये सब चीजें हमने देखी है ना बहुत ज्यादा। इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है प्लेटलेट लॉट होने से। प्लेटलेट तो पता है ना, हमारा क्लॉटिंग फैक्टर का रोल उसका होता है, ठीक, जो हमारे जो कैपिलरीज होती हैं, आर्टरी, वेन्स, उसमें वो पोर्स होते हैं ना, चीजें अंदर से बाहर जा सके, बाहर से अंदर आ सके, वो पोर्स को क्या करते हैं इंटरनल। अच्छा, हमारी बॉडी में इंटरनल छोटी छोटी चोटें लगा करती हैं, इंजरी, माइनर इंजरी हुआ करती हैं, ठीक है, क्योंकि ढेर सारा प्रोसेस बॉडी के अंदर चलता रहता है। इंटरनल ब्लीडिंग, इंटरनल इंजरी होती रहती है, सेल इंजरी होती रहती है हमारी बॉडी में, हमेशा लाखों सेल मरती हैं, लाखों सेल मरती हैं, ठीक है, तो वहां पर छोटा छोटा इंजरी हो जाती है, तो उसको क्या करते हैं, प्लेटलेट वहां पर प्लग का काम करती है। जैसे टंकी में पानी लीक करता है तो उसमें प्लग नहीं लगा देते, पानी निकलना बंद हो जाता है, तो प्लेटलेट भी प्लग का ही काम करता है हमारा। तो अगर वो कई प्लग्स हैं, एक प्लग तो नहीं, हमारी बॉडी में ढेर सारी आर्टरी, वेन्स है, सब में प्लग्स हैं, पोर्स होते हैं, हर पोर्स को कवर करती है, लाखों में, अगर नंबर लाखों में है प्लेटलेट की तो वो ज्यादा पोर्स को कवर करेगी, ठीक है। कैपिलरीज में, हमारे ब्लड वेसल्स में, आर्टरी हो चाहे वेन्स हो, उसमें पोरस होती है वो, ठीक है, तो उसमें ज्यादा प्लेटलेट कवर कर लेती है, और प्लेटलेट की नंबर डाउन हो जाएगी तो कुछ पोर्स कवर होंगे, कुछ पोर्स नहीं कवर होंगे, ठीक है। जैसे एक नाव में 3 छेद हो जाए तो आदमी 2 हाथ से तो रोक लेगा, ठीक है, तीसरा छेद कौन कवर करेगा, पैर से, नहीं पहुंचा तो दूर है, तो वही चीज है। एक यहाँ पर है, यहाँ पर इंजरी हुई है, यहाँ पर भी इंजरी हुई है, यहाँ वाली प्लेटलेट वहां थोड़ी ना कवर कर लेगी दूसरे हाथ में। हाँ, तो उसका रीजन वो इंटरनल ब्लीडिंग थोड़ी ना होगा, वो तो किसी और का, कोई और कॉज हो सकता है। पेशेंट की डेथ, पेशेंट है, देखो जैसे ब्लड चढ़ा रहे हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज में क्या होता है, हाँ इसे बेसिक चीजें पूछा करो मुझसे तो मुझे अच्छा लगता है बताने में। ब्लड अगर तेजी से चढ़ाते हैं तो बॉडी उसको अडेप्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि हमारी बॉडी धीरे धीरे अडेप्ट करती है ना ब्लड को, ब्लड काफी सेंसिटिव चीज होती है। बोतल चढ़ा देते हैं NS, DNS, RL, वो तो कोई दिक्कत नहीं होती, हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर लेती है, अच्छे से अडॉप्ट कर लेती है, लेकिन ब्लड ठीक होता है ना, उसकी कंसिस्टेंसी ठीक होती है ना, ब्लड गाढ़ा होता है ना, उसे बॉडी को अपने साथ तालमेल बिठाने में समय लगता है ब्लड को, वो भी दूसरे की बॉडी, दूसरा वो हमारे बॉडी के लिए फॉरेन पार्टिकल है कि नहीं, अगर बाहर से ब्लड आ रहा है ठीक है, मैचिंग करके चढ़ा रहे हैं ठीक है, लेकिन वो हमारे बॉडी के लिए वो है ना फॉरेन पार्टिकल है कि नहीं,
जब हमारा बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल अचानक से डाल दिया जाए, आपके घर में कोई खटखटा कर आए और अचानक से दरवाजा तोड़ के चला आए, तो उसमें क्या फर्क है? आपके यहाँ कोई फोन करके आएगा, बेल बजा के आएगा, तो आप उसके लिए चाय नाश्ता पानी तैयार रखोगे, अपने जानने वाला, ठीक। अचानक से कोई आ गया तो उसे चोर डाकू ही तो समझोगे, ठीक। तो हमारी बॉडी में यही होता है, हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। हमारी बॉडी में धीरे धीरे अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज करा जाता है, और कहते हैं स्लो स्लो ड्रॉप चढ़ती है ना, धीरे धीरे ट्रांसफ्यूज होता है, तो हमारी बॉडी धीरे धीरे अवेयर होने लगती है, हाँ ये अपना जानने वाला है, सेम ग्रुप का है, ठीक है, अपने जानने वाला है, उसको अडेप्ट करने की। अचानक से उसको तेजी से ब्लड चढ़ा दें तो हमारी बॉडी समझ नहीं पाएगी, तो क्या करती है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट काम करने लगता है। उसकी वजह से क्या हो जाता है, वो किसी के जल्दी ब्लड चढ़ाओगे या तो शॉक में जा सकता है पेशेंट को शॉक लग सकता है, या उसके क्या कहते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी हो जाएगा, पूरी बॉडी में सूजन आ सकती है, ईचिंग हो सकती है, रेडनेस आ सकती है, चकत्ते पड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, और शॉक में भी जा सकता है। जैसे किसी का जो है ब्लड ज्यादा डाउन, हम बता रहे हैं, जैसे ब्लड किसी का ज्यादा डाउन हो गया है, हीमोग्लोबिन 2 चला गया है, अब उसको तो बड़ा केयरफुली कराना पड़ेगा ना ट्रांसफ्यूजन, धीरे धीरे, क्योंकि एकदम से उसका 5-6 बना देंगे तो वो शॉक में चला जाएगा पेशेंट, वहां है ना, डेथ हो जाएगी उसकी। तो जो भी ब्लड के पार्टिकल जो भी होते हैं वो थिक होते हैं, उसे स्लो ही चलाया जाएगा, चाहे प्लेटलेट ही क्यों ना हो। हाँ, क्लॉट हो गया, गाढ़ा हो गया, तो फिर ब्रेन तक और हार्ट तक ब्लड ही नहीं पहुंचेगा। कितना हो गया था प्लेटलेट उसका, अब वो तो डिपेंड करता है ना, उसकी फिर से जांच करी गई हो सकता है, कई चीजें हो सकती हैं, मेडिसिन फैक्टर भी हो सकता है, कोई दवा इलाज, कोई और दवा हो सकता है उसकी वजह से ना चला, कोई मेडिसिन उसकी ट्रांसफ्यूज करी गई हो, उसका साइड इफेक्ट हो। ये नहीं कह सकते ना केवल प्लेटलेट चढ़ाने की वजह से प्रॉब्लम हुई है। साथ में जो मेडिकेशन दिया जा रहा था, आईवी मेडिसिन चल रही होगी, ओरल तो नहीं चल रही होगी, इसके ट्रांसफ्यूज हो रहा है, आईवी सारी दवा चल रही होगी, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ये तो उस केस पे डिपेंड करता है, इसकी पूरी फाइल होती है ना पेशेंट की, वो तो फाइल देख के पता चलेगा, ऐसा तुम भी नहीं जान सकते, हम भी नहीं जान सकते। हाँ, देखो बॉडी में कोई भी चीज अपने आप तो ज्यादा नहीं होगी, बॉडी में जैसे पूछ रही है प्लेटलेट ज्यादा हो जाए, इसी तरह आरबीसी भी ज्यादा हो सकती है, डब्ल्यूबीसी भी ज्यादा हो सकती है, तो फिर कैंसर की स्टेज हो जाती है। एबनॉर्मल ग्रोथ कोई भी होगी शरीर में तो वो कैंसरस हो जाता है, ठीक है। जैसे ब्लड कैंसर के पेशेंट में ल्यूकोसाइटोसिस था एक पेशेंट को, जैसे उसका क्या हो गया था, नॉर्मली डब्ल्यूबीसी कितना होता है, 4000 से 11000 होता है ना, तो उसका 1000 में नहीं, उसका जा रहा था करीब 1000 ऐसे जा रहा था, 70, 80, 90 हजार। ल्यूकेमिया मतलब कम हो जाना, ल्यूकोमिया मतलब एमिया लग गया ना, अनेमिया, ल्यूकेमिया तो मतलब कम हो जाना। ऐसा नहीं है, उसके कैंसर के तमाम कंफ्यूजन हो रही, बाद में देखेंगे। ल्यूकोपीनिया, हाँ ल्यूकोपीनिया कम होता है। ल्यूकेमिया, देखो ल्यूको वर्ड आएगा तो उसका मतलब यह हो गया कि डब्ल्यूबीसी वाइट। ईमिया मतलब क्या होता है, ईमिया मतलब कैंसर थोड़ी ना होता है, हाँ हो सकता है, लेकिन ईमिया मतलब कैंसर थोड़ी ना होता है। कार्सिनोसिन हो सकता है, कार्सिनोमा हो सकता है, ओमा लग सकता है, कार्सिनोजेनिक हो सकता है, हाँ सार्कोमा हो सकता है, लिम्फोसार्कोमा हो सकता है, ठीक है। क्या बताए,
हाँ, तो इसमें क्या हो रहा है, WBC बढ़ रही है, WBC बढ़ रही है। चलो उसको देखते हैं यार, ठीक है, अभी देखेंगे उसमें बाद में क्या है, ठीक है। तो ये इसका मतलब समझ गए कि जो है पेशेंट का जो खुशनुमा माहौल होता है हॉस्पिटल का, ठीक, जो अच्छा माहौल होता है, एनवायरनमेंट अच्छा होता है, अच्छी म्यूजिक बज रही हो, ठीक, अच्छी वाइब्रेशन आ रही हो, अच्छा अच्छा, और फ्रेग्रेंस अच्छी हो, ठीक है, स्टाफ का बात करने का तरीका अच्छा हो, तो पेशेंट की हीलिंग में प्रमोट होता है, हीलिंग प्रमोट होती है, ठीक है, जल्दी हील करता है पेशेंट। क्या लगे, फिजिकल फिजिकल काम भी मिलता है उससे और मेंटल पीस भी मिलता है, तो उससे क्या होता है, स्ट्रेस रिड्यूस होगा। और स्ट्रेस आप लोग को पता है ना, स्ट्रेस की वजह से बहुत कुछ हो सकता है। स्ट्रेस क्या करता है हमारी, स्ट्रेस सुनो बच्चों, आगे वाले बच्चों सुनो, स्ट्रेस से क्या होता है, स्ट्रेस रिड्यूस होने से हमारी हीलिंग में कैसे हेल्प होगी, अरे क्यों होगी हेल्प, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम हमारा मेंटल पीस करता है, ठीक। स्ट्रेस, ज्यादा स्ट्रेस लेने से क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। आप लोग ने कभी सुना होगा कि वो, आप लोग ने गांव में कभी सुना होगा कि कहते थे कि ज्यादा सोचते थे, बहुत टेंशन में रहते थे, उनको टीबी हो गया, कभी सुना है, टीबी सुना है कि नहीं, ज्यादा सोचते थे टीबी हो गया, होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा चिंता करने से, चिंता करेगा खाना पीना भी कम खाएगा, स्ट्रेस, पेशेंट स्ट्रेस लेगा तो खाना पीना ठीक से नहीं खाएगा, खाना पीना नहीं खाएगा ठीक से तो उसका इम्यूनिटी डाउन रहेगा, उसको जल्दी से बीपी जिसका कम रहता है, बीपी लो हो गया तो भाई, बीपी लो होने का मतलब कि ब्लड हमारे ब्रेन तक कम पहुंच रहा है, हमारी बॉडी के सारे जितने एक्सट्रीमिटीज हैं और ब्रेन है, जितने भी ऑर्गन है, बीपी लो होने से क्या होगा, जितना ब्लड जाना चाहिए तो वहां उतना नहीं पहुंच रहा है, और ब्लड कम पहुंच रहा है तो फिर इसका मतलब ऑक्सीजन भी वहां कम पहुंच रहा है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हमें फिर ज्यादा है, और ब्लड का प्रेशर जितना होना चाहिए, मान लो 120 है, मान लो नॉर्मल उसका, तो उसकी रिक्वायरमेंट सब पूरी हो रही है, और बीपी 90 हो गया, 80 हो गया, तो जितना ब्लड जाना चाहिए था और जितने सेकंड पर सेकंड जितना जाना चाहिए था ब्लड, उतना कम जाएगा ब्लड ना वहां पे, तो ज्यादा ब्लड पहुंच जाएगा, तो वेन्स जो वेसल्स होंगी, ब्लड वेसल्स, उस पर टेंशन बढ़ जाएगा, टेंशन बढ़ जाएगा, इतना ज्यादा टेंशन हेमरेज भी हो सकता है। जैसे हमारी एक्सट्रीमिटीज और जहां पर कैपिलरीज होती हैं, जहां पर पतली पतली वेसल्स होती हैं, वो बर्स्ट होने के चांस ज्यादा रहते हैं, वहां हेमरेज के चांस ज्यादा रहते हैं। जैसे हमारे ब्रेन में बहुत बारीक बारीक होती हैं वेसल्स, क्या चीज, बीपी 20 से 30, बीपी 20 से 30 हो जाएगा तो उसको फिर मेंटेन करने के लिए मेडिकेशन की जरूरत पड़ेगी, उसके वो कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा ना, पेशेंट का बीपी जैसे बहुत ज्यादा लो हो गया, इसका मतलब उसका हार्ट ठीक से पंप नहीं कर रहा है, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा उसको थोड़ी देर बाद। कभी कभी पेशेंट डेथ कर जाता है लेकिन उसकी कुछ हल्की सी आपको पल्स वगैरह फील होती है, तो धीरे धीरे कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। अगर उसको डिफिब्रिलेटर से या एट्रोपिन या नॉरेट की मदद से, उससे हेल्प से हम लोग राइज करा सकते हैं, मेडिकेशन हेल्प करता है बीपी बढ़ाने में। किसमें, हाँ बीपी जैसे 200 पार कर गया, 250 हो गया, 280 तक चला जाता है तो हेमरेज हो जाता है, ठीक है। किसके लिए, बीपी का कोई पेशेंट है, जैसे बीपी का पेशेंट है, उसके देखो उसकी 2-3 तरह की दवा चलती है। एक तो चलती है जिसका बीपी बढ़ा हुआ है, मतलब उसका कोलेस्ट्रॉल उसके बॉडी में या लिपिड ज्यादा होगा ब्लड में, ठीक है, तो उसको एक तो दवा चलती है कोलेस्ट्रॉल कम करने की, ठीक, और जैसे रोजुआ स्टैटिन हो गया, स्टैटिन करके दवाइयाँ जितनी आती हैं, अटोरवा स्टैटिन हो गया, ठीक है। जैसे बीपी का कोई पेशेंट है, अटोरवा चलती है, अटोरवा 40 mg है ना, तो एक तो दवा हो जाएगी उसका कोलेस्ट्रॉल कम करने की,
केवल बीपी की दवा देने से उसका ट्रीटमेंट नहीं हो जाता है, साथ में सपोर्टिव मेडिसिन चलती है उस अकॉर्डिंग टू उसके ब्लड टेस्ट और उसका ईसीजी के अकॉर्डिंग दवा चलती है। जैसे उसका लिपिड जैसे लिपिड प्रोफाइल टेस्ट उसका निकला, हार्ट के पेशेंट का क्या क्या किया, ईसीजी टीएमटी है, ट्रेडमिल टेस्ट हो जाएगा, ईसीजी हो जाएगा, कलर डॉपलर हो जाएगा और ब्लड टेस्ट हो जाएगा। हम लोग ईसीजी से ही शुरुआत करते हैं ना, कोई भी पेशेंट का कोई भी हार्ट का इशू है, कुछ भी है, तो सबसे पहले ईसीजी कराते हैं, सारी वेव पीक्यूआरएसटी देखते हैं। अगर पीक्यूआरएसटी नॉर्मल है तो ठीक है, उसके आगे फिर जरूरत नहीं पड़ती है। अगर उसमें कभी कभी ईसीजी भी ट्रेस नहीं कर पाता है, उस समय के लिए ईसीजी सही दिखा रहा होता है, बाद में उसको प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको होल्टार टेस्ट करते हैं। होल्टार टेस्ट सुना है? होल्टार सुना है टेस्ट? होल्टार ब्लड बीपी के मरीज में होता है, होल्टार टेस्ट लगाते हैं। ईसीजी सुना है ना? होल्टार में क्या होता है, उसके एक तरह से आई कार्ड की तरह से गले में टांग दिया जाता है और 3 दिन तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। वो 24 घंटे का रिकॉर्ड रखता है, हार्ट में कब फ्लक्चुएशन ज्यादा हुआ, कब कम हुआ, फिर वो रीडिंग देख के डॉक्टर डिसाइड करते हैं ये हार्ट का पेशेंट है कि नहीं। ईसीजी तो तुरंत का बताता है ना, अभी ईसीजी बिगड़ गया, 1 घंटे बाद ईसीजी नॉर्मल हो गया, क्योंकि ईसीजी वेव बताता है ना। अगर एक पेशेंट डेड है और ईसीजी इसका कर रहे हो, उसको पेशेंट को तेज से हिलाने लगो तो उसमें वेव दिखने लगेंगे, वो पकड़ रहा है ना, वेव पकड़ रहा है। ईसीजी का काम है जो वेव है पीक्यूआरएस उसको पकड़ना, और वो आर्टिफिशियल वेव आप जनरेट करा दोगे तो वो भी ईसीजी में दिखाने लगेगा। हार्ट के पेशेंट में सिम्टम, हार्ट के पेशेंट में क्या मतलब किस तरह का, मायोकार्डियल इंफार्क्शन है कि हार्ट, देखो एक तो हाइपरटेंशन का पेशेंट हो सकता है, हाइपरटेंशन का अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए, अनट्रीटेबल है, अगर उसको अनट्रीट किया जाए मतलब इग्नोर किया जाए, हार्ट का पेशेंट ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, तो धीरे धीरे उसको क्या हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, और एमआई हो सकता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन मतलब उसका मतलब क्या हुआ, अरे हार्ट डिसीज में तो होता है, ठीक है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन नहीं, इन्फार्क्शन का मतलब सेल डेड होना, हार्ट की मसल, कार्डियक की मसल्स डेड होने लगती है, किस वजह से, वहां ब्लड सप्लाई ना पहुंचने से। तो अगर वहां ब्लड सप्लाई रुक गई तो वहां की हार्ट की मसल डेड होने लगती हैं, तो उसमें क्या होता है, हार्ट अटैक पड़ जाता है, जिसे कहते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन बोलते हैं उसको। वहां पर जितनी देर तक ब्लड नहीं पहुंचेगा उतनी ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स हार्ट की डेड हो जाएंगी, और सेल डेड हो जाएंगे तो हार्ट हमारा वीक हो जाएगा। हार्ट की पावर क्या है, उसकी मसल्स, हार्ट की मसल्स ही उसकी पावर है। जो हार्ट में और होता क्या है, बोन्स तो होती नहीं है, हार्ट में तो मसल्स ही होती है ना, और मसल का काम पंप करना। अगर नंबर ऑफ सेल्स कम हो जाएंगी तो उसकी पावर पंप करने की कम नहीं हो जाएगी, और नंबर ऑफ सेल्स कम क्यों हो जाएंगी, जब मायोकार्डियल इंफार्क्शन होगा। इंफार्क्शन का मतलब ब्लड सप्लाई वहां कम होगी तो सेल डेड हो जाएंगी वहां की, वो इंफार्क्शन होता है। ब्लड का बहाव हार्ट की तरफ रुक जाना, हार्ट में होने वाला ब्लड का बहाव जो है रुक जाए तो उसे मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं, इस प्रॉब्लम को, ठीक है। ये हो गया। और क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, एथीरोमा जिसे बोलते हैं, उसका मतलब क्या हो गया, एथीरोमा का मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाना। वो भी 2 तरह की होती है, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है और फैट की क्लॉटिंग हो जाती है। अगर फैट की क्लॉटिंग है, अगर हमारे पास पेशेंट आया उसका बीपी बढ़ा रहता है, हम उसका ईसीजी किया, हमें ईसीजी उसके सही नहीं मिल रहा है, तो हम उसमें क्या देखेंगे और क्या प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल इसका सही है कि नहीं, आखिर इसका बीपी बढ़ क्यों रहा है, या तो एज की वजह से बढ़ रहा है। अगर उसकी एज कम, क्योंकि जैसे जैसे एज होती है, मान लो स्मोकिंग भी करता है, अगर स्मोकर है तो उसकी वेन्स की वॉल में जो वो होता है कोलेजन नष्ट हो जाता है, कम हो जाता है। जो लोग हैवी स्मोकर हैं उसमें क्या होता है, हमारे
हार्ट की जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उसमें कोलेजन होता है, कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर का काम क्या होता है? मजबूती देना हार्ट की मतलब ब्लड वेसल्स को, और उसे फैलाने और सिकुड़ने में, श्रिंक करने में और डायलेट करने में हेल्प करना। वो हार्ट की जो मतलब ब्लड वेसल जितनी है वो डायलेट होती है, कंस्ट्रिक्शन होता है ना, डायलेशन और कंस्ट्रिक्शन इलास्टिन की मदद से होता है और कोलेजन की मदद से होता है, वो दोनों ब्लड वेसल्स में होती हैं। तो जो लोग हैवी स्मोकिंग करते हैं उसमें इलास्टिन और वो कोलेजन कम हो जाता है। कोलेजन कम हो, जैसे कोई एक तो एज की वजह से भी कम हो रहा है कोलेजन, जैसे जैसे एजिंग हो रही है चीजें कम हो रही है ना शरीर में, कैल्शियम कम हो रहा है। बोन में भी तो होता है कोलेजन। बोन में क्या होता है? फास्फोरस होता है, सल्फर होता है, सारे मिनरल होते हैं, कैल्शियम भी होता है और ये भी कोलेजन भी होता है। कोलेजन का काम है कि हमारे बोन को लचीला देना, फ्लेक्सिबिलिटी देना, कि जरा से झटका लगा हड्डी ब्रेक ना हो, ठीक है, फ्रैक्चर ना हो। तो हमारी वेसल्स पे भी, उस पर भी टेंशन लगता है ना, ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो वेन्स रप्चर ना हो, आर्टरी वेन्स रप्चर ना हो, उसमें कोलेजन होता है। तो हैवी स्मोकिंग से भी कोलेजन खत्म हो जाता है। कोलेजन खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हमारा हार्ट, जब हमारा ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा तो हमारी ये वेसल्स डायलेट हो पाएंगी? नहीं हो पाएंगी। डायलेट हो जाएंगे तो क्या ब्लड प्रेशर कैसा हो जाएगा? लो हो जाएगा, बढ़ जाएगा? ब्लड वेसल डायलेट होंगे तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। और कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। एक पाइप में पानी बहता है, उसके आगे आप अंगूठा लगा लो, पाइप में पानी बहता है, उसका डायमीटर ठीक है, आप उसका अंगूठा लगा के उसका डायमीटर कम कर दो, प्रेशर बढ़ जाएगा। इसी तरह बॉडी के साथ भी होता है। अगर हमारी ब्लड वेसल्स में कोई ब्लड क्लॉटिंग आ गई, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं इसे, ठीक, या फैट का डिपोजिशन अंदर हो गया, ब्लड वेसल्स में अंदर फैट डिपॉजिट हो गया या ब्लड क्लॉटिंग हो गई, तो उसका ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा कि नहीं? तो वो भी जांच करी जाती है हार्ट के पेशेंट की, कहीं हो सकता है इसका कोलेस्ट्रॉल भी ना, जब कोलेस्ट्रॉल भी ठीक है, अंदर कोई ब्लॉकेज है उसकी हार्ट की वेसल्स में, जिसकी वजह से ब्लड आगे प्रेशर बढ़ जा रहा है डायमीटर कम होने की वजह से, ठीक है। और क्या पूछ रही थी हार्ट वाला? क्या पूछ रही थी? क्या पूछ रही थी हार्ट वाला? क्या पूछ रही थी हार्ट वाला? किस चीज के सिम्टम? हाँ, स्ट्रेस, बीपी बढ़ सकता है स्ट्रेस से, बीपी बढ़ सकता है उसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, बीपी बढ़ सकता है उसका कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, और बीपी उसका एजिंग की वजह से भी बढ़ सकता है, और बीपी उसका बढ़ सकता है हार्ट वीक होने की वजह से भी, ठीक है, हार्ट की मसल वीक होने से, क्योंकि हार्ट की मसल वीक होगी तो उसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और कार्डियोमेगैली प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट का साइज बढ़ जाता है, तमाम चीज़ें हैं। मेडिसिन मैंने बताया था, एक तो इसको बंद कर दो, ठीक है, मेडिसिन मैंने बताया था कि